Hello students, good morning all of you. In the previous lecture we have studied about the forces and laws of motion, and we have discussed the first law of motion and also the topic inertia. There was three types of inertia. First was inertia of rest, second was inertia of motion, and third was inertia of direction. So I think you all have studied the lecture I have provided in the previous class. Now we will start the new topic, and the second law of Newton's second law of motion. Newton's second law of मोशन। बेटा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, पहली वाली लॉ हमने पढ़ी थी, उसमें क्या था मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूं कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है या कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो जब तक बाहर से उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता तो उसका क्या है, स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होती। मतलब रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। ठीक है, अब देखो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहती है, इससे पहले हमें पढ़ना होगा मोमेंटम। क्या पढ़ना होगा? मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होता है, देखो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम होता है बेटा, कोई बॉडी मूव कर रही है, कितने मास की? m मास की। कोई m मास की बॉडी मूव कर रही है, मान लो ये कोई पत्थर है, मास कितना है इसका m, और किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? v वेलोसिटी से। तो इस मास का और v का जो प्रोडक्ट है, मास का और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है? लीनियर मोमेंटम। क्या था? प्रोडक्ट ऑफ मास and velocity of a body बेटा लीनियर मोमेंटम क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज नोन एज लीनियर मोमेंटम। इसको डिनोट किससे करते हैं हम? इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल p। स्मॉल p एंड इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? ये देखो p इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो जब किसी वेक्टर क्वांटिटी का स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है? वेक्टर ही बनता है। ठीक है, तो समझ में आ गया क्या होता है लीनियर मोमेंटम। अब देखो लीनियर मोमेंटम की यूनिट क्या आएगी? लीनियर मोमेंटम की यूनिट देखो बेटा क्या आएगी? मास की क्या होती है? किलोग्राम। मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। और वेलोसिटी की क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। तो इसकी क्या आ जाएगी? दोनों को मिला के किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। दिस इज द यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका लीनियर मोमेंटम। अब देखो इसका सेकंड लॉ भी यूज होगा। न्यूटन सेकंड लॉ क्या होती है? देखो बेटा, मान लो कोई ये m मास की बॉडी है और क्या है? v वेलोसिटी से जा रही है। क्या जा रही है? v वेलोसिटी से मूव कर रही है ये। ठीक है,
तो इसका मोमेंटम हो गया m। ठीक है। अब जब तक हम बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाते, मान लो हम बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाते, फोर्स क्या लगाया हमने, 0 लगाया है, तो क्या इसका मास या वेलोसिटी चेंज होगी? क्या इसका मास या वेलोसिटी चेंज होगी? क्या नहीं होगी, क्योंकि वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगी, बाहर से हम फोर्स भी लगाएंगे, और मास तो कभी चेंज होता ही नहीं, चाहे फोर्स लगाओ चाहे ना लगाओ। तो अगर हम बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाते तो इसके कोई भी, ना तो मास में चेंज आएगा ना वेलोसिटी में। लेकिन अगर हम बाहर से फोर्स लगाते हैं, अगर हम बाहर से फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो ये m मास की बॉडी मान लो u पे जा रही थी, पहले शुरू में इनिशियल वेलोसिटी क्या थी इसकी, u थी। अब हमने बाहर से इस पे लगा दिया फोर्स, बाहर से क्या कर दिया हमने, फोर्स लगा दिया। बेटा देखो इनिशियल वेलोसिटी है इसकी u, हमने बाहर से फोर्स लगा दिया इस पे f, तो f क्या करेगा, जब बाहर से फोर्स लगाएंगे तो इसकी वेलोसिटी को बढ़ा देगा, या इसके ऑपोजिट लगाएंगे तो घटा देगा। तो मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसकी चेंज हो जाएगी। तो इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v हो जाएगी, और मास m का क्या रहेगा, m ही रहेगा, मास कभी भी चेंज नहीं होता। तो अब देखो फोर्स लगाया हमने, क्या हुआ, वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम भी चेंज होगा। ठीक है। तो जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे, जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे वो उतना ही ज्यादा वेलोसिटी को चेंज करेगा और उतना ही ज्यादा मोमेंटम को चेंज करेगा। ठीक है। तो देखो क्या होगा, फोर्स हमने लगाया है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, v माइनस u की चेंज इन वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है। अब इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो मोमेंटम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, चेंज इन मोमेंटम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। mv माइनस mu होगा ना, कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम और पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, कि जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतनी ही जल्दी वेलोसिटी चेंज होगी और उतनी ही ज्यादा वेलोसिटी चेंज होगी। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, और यही हमारी क्या है, यही हमारा क्या होता है बेटा, लीनियर मोमेंटम में होता है कि क्या होता है कि अगर जो हम बाहर से फोर्स लगाते हैं वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम पर यूनिट टाइम। ठीक है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ को क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, according to Newton's second law of motion, the rate of क्या होता है बेटा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या होगा, the rate of change of linear momentum, the rate of change of linear momentum is directly proportional to directly proportional to external force applied, directly proportional to external force
applied on the body directly proportional to external force, directly proportional to external स्पेलिंग क्या है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। ठीक है, कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, की लीनियर मोमेंटम किस रेट से चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अब देखो बेटा, इतना समझ में आ गया कि चेंज इन लीनियर मोमेंटम पर यूनिट टाइम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोर्स के। तो F इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के इसकी जगह क्या आता है, 1 आता है, तो F इज इक्वल टू क्या आएगा, mv माइनस mu अपॉन में t। अब देखो m कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा, v माइनस u बाई t। अब v माइनस यू बाई टी क्या होता है, एक्सीलरेशन। क्या होता है, एक्सीलरेशन। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। दिस इज द न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन से सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये हो गई हमारी न्यूटन की सेकंड लॉ। ठीक है, अब देखते हैं हम थर्ड लॉ, न्यूटन की थर्ड लॉ क्या करती है। इसके एप्लीकेशन हम तीनों ही लाज की बात भी करेंगे। ठीक है, तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होती है, देखो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होती है बेटा, कि हम जो भी हम एक्शन लगाते हैं, किसी भी बॉडी के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं, तो वो बॉडी भी हमारे ऊपर सामने से उतना ही फोर्स लगाती है। जैसे मैं बोल्ट पे फोर्स लगा रहा हूं, तो बोल्ट भी मेरे ऊपर इस ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। तो क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, for every action there is an equal and opposite रिएक्शन, कि जितने भी एक्शन होते हैं उन सब के लिए क्या होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होते हैं। एक्शन का मतलब जो भी कोई बॉडी किसी चीज पे फोर्स लगाती है, जो भी कोई बॉडी किसी चीज पे फोर्स लगाती है, तो वो दूसरी बॉडी भी उसके ऊपर क्या है, उतना ही फोर्स लगाएगी, लेकिन किस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो एक्शन इज इक्वल टू माइनस रिएक्शन। दिस इज न्यूटन थर्ड लॉ। इसका एग्जांपल देखो क्या है, मान लो कोई टेबल के ऊपर क्या है, कोई बुक रखी हुई है, टेबल के ऊपर क्या रखी हुई है, बुक रखी हुई है। तो बुक का वेट किस साइड लगेगा, नीचे की तरफ। वेट किधर लग रहा है, नीचे की तरफ। तो वेट नीचे की तरफ लग रहा है, तो वेट के इक्वल ही ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा। ऊपर की तरफ क्या लगेगा, वेट के इक्वल ही ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। वो क्या होगा, इसका रिएक्शन होगा। तो देखो बेटा, एक्शन तो हो रहा है ऊपर की, नीचे की तरफ एक्शन तो हो रहा है, नीचे की तरफ वेट लग रहा है, और टेबल क्या दे रहा है, उसके लिए रिएक्शन दे रहा है किस साइड, ऊपर की तरफ। तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। दिस इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बाकी बेटा हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।